हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। इनकम टैक्स में अगर हम असेसमेंट के रिसेंट ट्रेंड को देखें तो जब से रीअसेसमेंट की न्यू रिजिम आई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, तब से जो रेगुलर असेसमेंट के केस है वो बहुत ही कम हो गए हैं। जो 143(3) में जो असेस होते थे उस केस की संख्या बहुत ही कम हो गई है, और उसके अपोजिट जो रीअसेसमेंट के केस है, रीओपनिंग के केस है, जो 148 147 में जो असेस होते हैं उस केस की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी चली है उसमें तो 90,000, जैसे कि आपको पता है, नोटिस ऐसी इश्यू हुई है। और उसके बाद भी असेसमेंट ईयर 18-19 और 19-20 के लिए भी बहुत सारे रीओपनिंग के केस आए हैं। बिकॉज प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट के केस में जो न्यू रिजिम है उसमें 10 साल तक पीछे जाके कोई भी केस रीओपन कर सकता है। तो रिसेंट ट्रेंड देख के लगता है कि डिपार्टमेंट इज नाउ मोर कीन टू choose assessment via reopening rather than going for fresh assessment. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये जो रीओपनिंग के केसेस है उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे ये नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं। हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तब उसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो ये रीओपनिंग की जो नेट है उससे हम बच सकते हैं विथ ऑल ड्यू डिलीजेंस। जो ड्यू डिलीजेंस है वो कंप्लाई करके भी हम 148 की नोटिस को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो 10 में से 6 केस आते हैं वो होते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एसएससी ने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, बट उसको उसका सोर्स नहीं पता है। वो सोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसका केस रीओपन होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैश में डील नहीं करें। डोंट डील इनटू कैश, और उसको डिपॉजिट बैंक में करना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके पास कॉन्क्रीट, सॉलिड, टेंजिबल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया है, एज सिंपल एज इट इज। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो अगर आपने आईटीआर में वो पैसा दिखाया है कि वो इनकम आपको ऑफर की है, देन इट इज फाइन। अगर आपको कैश किसी ने गिफ्ट दिया है तो अगर आपने जो गिफ्ट टैक्सेबल है वो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने दिखानी चाहिए, मस्ट है वो। अगर वो रिलेटिव या वो जो एक्सेप्शन है गिफ्ट के उसमें है तो आप एग्जाम इनकम में इसको दिखाएं कि यहाँ से मुझे ये गिफ्ट मिला है, बट उसको आप आईटीआर में ऑफर करना ना भूलें। अदरवाइज वो 69 में अनएक्सप्लेन के मनी के तौर पे ऐड हो जाएगा, और 115 बीबीई में उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 60 प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी अराउंड 83-84% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब आपने जो बैंक में अगर 100 रुपये भी जमा किए हैं जो अनएक्सप्लेन है, डिपार्टमेंट कहेगा कि आप एक्सप्लेनेशन दें, और अगर आप एक्सप्लेनेशन ना दे सके तो आपको 100 में से 84 रुपीज़ डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। अगर और एक दूसरी बात है कि जो एसएफटी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग होती है जो बैंक करती है, एसएफटी यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो एंटिटीज को डिफाइन किया है, ये एंटिटी ये ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा की है तो वो रिपोर्टिंग बैंक करेगी, और वो आपके 26 ईयर्स में उस ईयर में देखना रिफ्लेक्ट होगी, और इसके बेस पे डिपार्टमेंट इजीली आपको कैश कर सकता है। सो दैट वाज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कोई भी टेंजिबल आपके पास सोर्स नहीं है तो अवॉइड टोटल कैश डिपॉजिट्स। देन नेक्स्ट है एफडी विथ बैंक पोस्ट ऑफिस। सेम विद द गोज विद द एफडी। जो कैश के लिए है वैसे ही एफडी का आपको सोर्स देना पड़ेगा कि अगर आपकी इतनी आय है, आपकी इनकम है जिसमें से आपने एफडी की है। जैसे कैश की एसएफटी रिपोर्टिंग होती है वैसे एफडीज की भी रिपोर्टिंग होती है। 10 लाख से ज़्यादा अगर आपने एफडी की है तो आपको उसको एसएफटी में जो बैंक है वो आपकी जो बैंक जिससे आपने करवाई है वो आप रिपोर्ट करेगी, वो और आपके 26 एज में रिफ्लेक्ट होगी। जो एफडी का एक्रूड इंटरेस्ट है वो आईटीआर में आपको कंपलसरी इंटरेस्ट इनकम के तौर पे दिखाना पड़ेगा।
फिर कई बार आपके पास हाई वैल्यू नोटिस की जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की नोटिस आती है वो आप अवॉइड करते हैं, बट उसका आप रिप्लाई कर दीजिए कि ये मतलब आपने अगर एफडी की है तो उसका रिप्लाई आप पोर्टल पे जाके, जो कंप्लाइंस पोर्टल है वहां जाके आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे भी आप 148 की नोटिस से बच सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई है कि हाँ आपने एफडी की है, देन इट्स ओके। और इसके भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस कैश डिपॉजिट के ही है। 69 में अनएक्सप्लेन मनी के तौर पे डिपार्टमेंट जोड़ सकता है। देन थर्ड है परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन सोर्स आपको आपके पास होना चाहिए, और एसएफटी में जो परचेज या सेल की प्रॉपर्टी है वो 10-30 लाख से ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन है। मतलब जो रजिस्टर है वो 30 लाख से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो एसएफटी के उसके रिटर्न में रिपोर्ट करेगा, और वो भी आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपने परचेस की है प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए। जो इनकम से आपने परचेस की है वो आपने आईटीआर में शो की है या नहीं है, दैट इज अ बेसिक प्रीमाइस। अगर आपने प्रॉपर्टी आपको किसी ने गिफ्ट दी है तो वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 56 टू 10 फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन अनलेस फॉल अंडर एक्सेप्शन। जो प्रॉपर्टी रिलेटिव से या आपके मैरिज पे या किसी ने इनहेरिटेंस विल में दी है तो वो एग्जेम्पशन एग्जेम्प्टेड इनकम है। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी इन एडुकेट कंसिडरेशन के लिए आपकी टैक्सेबल इनकम है। अगर आपने सेल किया है ऑब्वियसली आपने कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको दिखाना पड़ेगा। सो दैट वाज विद द सेल और परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन है परचेज ऑफ शेयर्स और म्यूचुअल फंड। अगेन सोर्स है, सोर्स बेसिक प्रेमाइस है, बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो उसमें वो पैसा आपने कहाँ से लाया वो डिपार्टमेंट जानना चाहेगा, और वो जो इनकम है आपने अपने आईटीआर में ऑफर की है नहीं, वो डिपार्टमेंट उससे कंसर्न है। अंडर एसएफटी परचेज इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs इज रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन फॉर बोथ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो आप आईटीआर में जरूर दिखाएं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के तौर पे। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, इस पर बहुत सारे नॉन रेसिडेंट एनआरआई जो टैक्स पेयर्स है उनको भी ये रीओपनिंग की नोटिस आई है जो पहले नहीं आती थी। और उसमें एक वन ऑफ द रीजंस है उन्होंने बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी परचेज की है ऑब्वियसली फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ एनआरई अकाउंट टू देयर अब्रॉड फॉरेन अकाउंट। सो एसएफटी में 10 लाख से ज्यादा करेंसी परचेज करेंगे तो वो रिपोर्ट करेंगे वो ऑथराइज डीलर, और वो आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगी। और ये आपका कारण बन सकता है कि आपने ये जो परचेज किया है वो सोर्स अगर उसकी इनकम इंडिया में सोर्स्ड है तो आपने आईटीआर में ऑफर की है कि नहीं है। अगर जो इंडिया में आपकी कोई भी इनकम है, भले ही आप नॉन रेसिडेंट है बट वो इंडियन सोर्स्ड इनकम है, तो आपको मस्ट है अपने आईटीआर में दिखाने के लिए, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट फ्रॉम एनआरओ एनआरई एफडीज है। ऐसी कोई भी इनकम है जिसका सोर्स इंडिया में है वो वो जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। सो एनआरआई जो रेसिडेंट्स है, एनआरआई एसएससी है, उनको ये सारी इनकम दिखानी पड़ेगी।